पीसीएमएस एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ देखिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 के, और केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। लेकिन उससे पहले देख लीजिए यहाँ ये पीसीएम क्लासेस है, जो मतलब पीसीएम क्लासेस जो मसौढ़ी में है, रहमतगंज में। और इसका जो यूट्यूब चैनल यहाँ पर लिखा गया पीसीएम एजुकेशन सेंटर। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको 10th 11th 12th और जनरल कंपटीशन जो है इसका वीडियो अपलोड किया जाता है। और साइंस मैथ जीके जीएस जो भी आर्ट्स ये सबका इसमें वीडियो रहता है। यहाँ देख लीजिए ऑफलाइन जो क्लास है, जो रहमतगंज में ऑफलाइन जो क्लास चल रहा है, क्लासरूम में जो यहाँ पर क्लास चल रहा है उसमें देखिए क्या है। तो यहाँ पर ऑफलाइन जो क्लास है उसमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, साइंस हो आर्ट्स हो जो भी है, और सारा सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए, और सारा सब्जेक्ट में यहाँ पर क्या है, टेंथ का है, 11th है, 12th और जनरल कंपटीशन का तैयारी कराया जाता है। चलिए इसको देखिए, यहाँ जो ऑफलाइन वाला क्लास है उस ऑफलाइन क्लास में यहाँ पर इस तरह से है। ऑफलाइन क्लास में ये है, इसमें 10th है, 11th है, 12th है और जनरल कंपटीशन इस सब का तैयारी इसमें कराया जाता है। और यहाँ देखिए अंडर गाइडेंस ऑफ मिस्टर जितेश सर, मतलब ये गाइड करते हैं, है ना। और अब आगे देखिए इसमें क्या है। हाँ, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर पीसीएम क्लासेस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पर बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड जो भी है, ये दोनों का मतलब क्लास चलता है। बिहार बोर्ड भी है और सीबीएसई मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में यहाँ पर क्लास चलता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले तो आपको ये इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ जो हम लोग केमिस्ट्री के 12th जो है ना, क्लास 12th के केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव आज करने वाले हैं। ठीक है, जो क्लास 12th है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और ये पार्ट 1 होने वाला है, पार्ट 2 आगे हम लोग शुरू करेंगे, और ये पार्ट 1 होने वाला है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, तो सब लोग जो जानते हैं वो अपना देखिए क्वेश्चन और कितना सही कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का प्रसंग। आपको पता हो कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, आपको पता है ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। और इसमें प्रत्येक इसमें 6 कार्बन होता है ना, यहाँ पर 6 कार्बन है। और बेंजीन का आपको याद होगा कि C6 और A6 होता है। तो बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण क्या रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन जो है बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का क्या रहेगा। तो आपको अगर आप जानते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ देख लीजिए, इसमें प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण sp2, इसका बी आंसर होने वाला है, बी आंसर sp2 रहेगा। ठीक है, तो बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण जो है sp2 होगा। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण sp2 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है। और ये देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। और इसको जो है हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये एक इंपॉर्टेंट है ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान ही रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और इसका आंसर देखिए क्या, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब पीरियोडिक टेबल आप याद किए होंगे तो आपको वहां पर आया होगा फेकोनी, सॉरी फेकोनी है, फे है, को है, नी है ना, फेरस है, क्वाल्ट है, निकेल। और फेरस, क्वाल्ट, निकेल ये तीनों जो सब्सटेंस होता है सर, ये तीनों का तीनों लौह चुंबकीय है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, वही जो वन ऑफ द फॉलोइंग इज ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे फेरस है, क्वाल्ट है, निकेल है। इसका ट्रिक आप ध्यान रखिए, फेकोनी, फेकोनी आपको ध्यान रहेगा। इसमें जो ट्रिक है इस ट्रिक को आप ध्यान रखिए, फेकोनी इसका ट्रिक रहेगा, है ना। यहाँ पर फेकोनी इसका ट्रिक होने वाला है, तो फेकोनी आप इसको ध्यान रखिएगा। फेकोनी, फेरस भी है, क्वाल्ट भी है, निकेल भी है, मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑल हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ में फेरस भी है, क्वाल्ट भी है और निकेल भी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, शेप ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का शेप कैसा रहेगा, इसमें जो आपको बताना है कि डी ऑर्बिटल का शेप कैसा रहेगा।
शेप ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल, आकार कैसा होता है डी का। तो चलिए डी का आपको आकार, चलिए एस का आकार पहला बताइए। तो एस का आकार तो आपको पता है कि एस का आकार जो होता है गोलाकार होता है। एस का आकार कैसा, गोलाकार। जो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है एस का आकार है गोलाकार। पी का आकार कैसा होता है, तो पी का आकार जो है डमरू के जैसा होता है, डमरू है ना, डमरू के जैसा ऐसा रहता है, डमरू के जैसा रहेगा। और डी का आकार डबल डम्बल होता है, द्विडमरू होता है, द्विडमरू, ये ध्यान रहेगा आपको। तो डी का आकार कैसा होता है सर, डबल डम्बल होता है, द्विडमरू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ध्यान रहेगा। और अगर द्विडमरू आप शेप बनाना चाहते हैं तो डबल डम्बल का शेप थोड़ा देख लीजिए कैसे रहेगा। सबसे पहले तो इस तरह से जाएगा और यहाँ पर भी इस तरह से रहेगा। डी का जो आकार है डबल डम्बल। चलिए एस, इसमें क्या क्या आपको बताए हैं, तो इसमें सब कुछ आपको ध्यान रखना है। एस है, पी है और एक डी है, एक एफ होता है। तो एस का आकार कैसा है, गोलाकार। जो पहला वाला आपको ऑप्शन दिया गया है वो एस का आकार है। पी का आकार कैसा होता है, तो डमरू के जैसा होता है, डम्बेल होता है ना। डी का आकार कैसा, डबल डम्बेल होता है। और एफ का आकार कैसा होता है, जटिल होता है। ठीक है, इसमें सबका आकार आपको ध्यान रखना हो। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको डी का आकार पूछता है कि डी का आकार बताइए, शेप ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा। तो शेप ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये द्विडमरू होगा, डबल डम्बेल होगा। ठीक है, तो ये डबल डम्बेल रहेगा। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए। इसमें जो आपको बताया गया है, इसमें एस है, पी है, डी है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एफ है। तो एस का कैसा बताए, गोलाकार। पी का डमरू के जैसा होता है, डमरू जो बी वाला ऑप्शन था। डी का कैसा है, तो डबल डम्बल होता है, द्विडमरू होता है। और एफ का कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें पूछा था आपको डी का आकार कैसा रहेगा। तो डी का जो आपका आकार होगा सर, ये डी का आकार आपका हो जाएगा यहाँ पर द्विडमरू जैसा, डबल डम्बल हो जाएगा ये। ठीक, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। हाँ, यहाँ पर देखिए एक जो है क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आपको चाहिए, है ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, आपको ध्यान रखना है जो पहला ग्रुप का एलिमेंट है, जो फर्स्ट ग्रुप का आपके पास एलिमेंट होता है, तो फर्स्ट ग्रुप में कौन सा है, तो फर्स्ट ग्रुप का जो आपका एलिमेंट रहेगा, फर्स्ट ग्रुप में होता कौन कौन है। तो फर्स्ट ग्रुप में आपको याद होगा हलीना कब्र से फरार जो है एक ट्रिक था, आपको पता होगा। हलीना, हलीना है, कब्र से फरार, इस तरह से, है ना। तो हलीना कब्र से फरार जो है ये पहला वाला होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, ध्यान रहेगा, क्षारीय धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु नहीं इसको बोलते हैं, इसको क्षारीय धातु। जो पहला ग्रुप का होता है, फर्स्ट ग्रुप का होता है, फर्स्ट ग्रुप वाला होता है क्या, क्षारीय आपको धातु होता है। और दूसरा ग्रुप का जो है बेटा मांगे कार स्कूटर करके था ना, बेरिलियम है, तो एमजी होता है ना, कैल्शियम है, ये सब जो सेकंड ग्रुप का आपका एलिमेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं मृदा धातु, उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु हम लोग बोलते हैं, ध्यान रहेगा। उसको क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा धातु। सेकंड वाला जो होता है दूसरा ग्रुप का एलिमेंट, और दूसरा ग्रुप वाला का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। पहला ग्रुप का देखेंगे तो NS1 और दूसरा ग्रुप वाला का NS2 होगा। ठीक है, NS2 होगा, NS2। NS1 पहला ग्रुप का होगा, NS2 दूसरा ग्रुप का होगा। पहला ग्रुप वाला में, तो पहला वाला का नाम क्या रहेगा, देखिए सेकंड ग्रुप का नाम क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्षारीय मृदा धातु है ना, क्षारीय। दूसरा ग्रुप का है, दूसरा बड़ा होता है, तो इसमें क्षारीय मृदा धातु लगा देना है। और एक छोटा होता है, यहाँ से मृदा को आप अगर हटा देते हैं तो यहाँ क्षारीय जो धातु बचेगा, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु पहला ग्रुप का हो जाएगा। अगर क्षारीय धातु का आपका पूछा जाए तो NS1 कहना है, क्षारीय मृदा धातु आपको लगा देगा तो NS2 कहना है, नहीं। और इसको इंग्लिश में क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाए, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो NS2 एल्कलाइन मेटल केवल कहा जाए, एल्कलाइन मेटल या एल्कली मेटल कहा जाए तो NS1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ दो ऑब्जेक्टिव आपको हो गया है, इसको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर का आंसर क्या रहेगा जी, आपको समझना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्षारीय मृदा धातु बोला है, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला है, तो अर्थ मेटल वाला का हो जाएगा NS2। अर्थ मेटल नहीं बोलता, मृदा धातु अगर नहीं आपसे कहता, तो मृदा धातु अगर नहीं बोलता तो इसका यहाँ पर NS1 लिखते। तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, NS2। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, NS2 इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कंप्लीट है, ये है आपका चौथा। अब आइए 5वां नंबर क्वेश्चन में। देखिए ये लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है ना। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें से कौन जो है हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं कर रहा है, जो आपको बताना है। तो चलिए, आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, अगर 12th में आप हैं तो आपको है ना ये सब जानकारी होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है, नहीं बनाता है। और यदि आप नहीं जानते हैं तो एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखिए, FON
है ना। फोन, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर फोन हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, फोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, और इसको जुड़ा किससे होना चाहिए सर? तो हाइड्रोजन से। अगर ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होगा। तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन बंधन बनाने वाला अवयव कौन कौन है? तो इसमें ध्यान रखना, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। फोन, बस एक छोटा सा ट्रिक है, फोन फोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। जो अगर फोन नहीं है तो उसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं बनेगा। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, फोन के बारे में देखते हैं। पहला में फ्लोरीन है, देख लीजिए HF यहाँ आती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। H2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, देखिए नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पहला में फ्लोरीन है, दूसरा में ऑक्सीजन है, तीसरा में नाइट्रोजन है। अच्छा, यहाँ चौथा जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं सर, यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है HCl जो है, तो HCl में क्लोरीन है, हाइड्रोजन तो है लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्लोरीन हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा सर HCl, ठीक है, HCl इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि इसमें से कौन हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेगा, कौन हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करेगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा HCl, ठीक है। यहाँ HCl जो है ये इसका आंसर होगा, HCl यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। HCl हाइड्रोजन बंधन में भाग नहीं लेगा और सब हाइड्रोजन बंधन में इसमें पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा HCl। चलिए अगेन एक आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जो देख लीजिए। चलिए यहाँ कहा गया निम्नलिखित में से किसका, एक साथ है, निम्नलिखित में से किसका आयनन विभव सबसे अधिक है, ठीक है, मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा, सबसे अधिक आयनन विभव किसका होगा? ऐसे आपको पता है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन विभव जो होता है हीलियम का होता है, सबसे अधिक पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है IP वैल्यू हीलियम का होता है। और इसमें हीलियम आपको ऑप्शन में नहीं दिया था, तब हम लोग क्या करेंगे? चलिए अगर हीलियम नहीं दिया तो यहाँ देखिए तो दिया क्या है आपको, तो यहाँ दिया गया है, यहाँ देखिए डोन द ग्रुप चला है, फिर कल बाहर है फ्लोरीन, हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। आपको इस तरह से दिया गया है, आयोडीन है। तो ये बताइए इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन एक होता है। नीचे की ओर अगर हम लोग मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप अगर चलते हैं तो IP वैल्यू घटता है। आपको पता है कि इसमें IP वैल्यू घटता है, तो ये बताइए नीचे की ओर चलने पर आप यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑप्शन में जो यहाँ दिया गया है, ऑप्शन है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो आपको ये बताना है कि नीचे की ओर जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको दिया गया है, यहाँ आपको ये बताना है कि किसका IP वैल्यू सबसे अधिक होगा। आपको पता है कि नीचे की ओर चलने पर घटता है तो सबसे अधिक फ्लोरीन का हो जाएगा। यहाँ फ्लोरीन का सबसे अधिक रहेगा IP वैल्यू, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है यहाँ फ्लोरीन का सबसे अधिक हो जाएगा। ये क्लियर है? चलिए यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन में आइए। तो 7 नंबर क्वेश्चन में पढ़िए, इसमें क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है ना। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका है? तो आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम का आयनन विभव सबसे अधिक होता है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होता है। IP वैल्यू सबसे ज्यादा हीलियम का होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसका होता है? क्लोरीन का। और पूरे आवर्त सारणी में इसमें देखिए बी में क्लोरीन आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा, है ना। क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा क्लोरीन रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना, आपके लिए बड़ी मेहनत किया जा रहा है और आपको वीडियो है ना टाइम टू टाइम आपको वीडियो इसमें मिलता रहेगा। तो सबसे पहले है ना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। PCM एजुकेशन सेंटर, उसको ध्यान रखना है, ये आपका यूट्यूब चैनल है PCM एजुकेशन सेंटर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। ओलियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओलियम, ओलियम का रासायनिक सूत्र आपको चाहिए। अच्छा ओलियम में आपको ध्यान रखना है सर कि ओलियम का वास्तव में जो रासायनिक सूत्र ओलियम का होता है वो आप समझिए, यहाँ पर जो लिख रहे हैं ओलियम का रासायनिक सूत्र लिखने का प्रयास करें, ध्यान दीजिए क्या है ओलियम का रासायनिक सूत्र हम लोग कैसे लिखेंगे। ओलियम का रासायनिक सूत्र होता है H2S2 और O7,
यहाँ ए है आपका रासायनिक सूत्र ओलियम का H2SO7। और ओलियम के बारे में और आपको क्या ध्यान रखना, वास्तव में ओलियम होता क्या है, तो ओलियम जो है H2SO4 एक कंपाउंड यहाँ लिख रहे हैं H2SO4, आप सुने होंगे H2SO4 को, H2SO4 है अब प्लस SO3, ये दोनों को आपस में मिला दीजिए ओलियम बन जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन ओलियम में है, सल्फर एक सल्फर यहाँ एक सल्फर यहाँ, तो 2 सल्फर यहाँ है, 4 ऑक्सीजन यहाँ 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 4 3 7, देखिए 3 गो यहाँ है 4 गो यहाँ ऑक्सीजन है, तो 4 3 7 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो ओलियम का जो है रासायनिक सूत्र आपका होगा H2SO7। पूछा जाए कि ओलियम होता क्या है, तो सीधे कहना है कि ओलियम कुछ नहीं है, ओलियम जो है यहाँ पर कुछ नहीं H2SO4 है ना, ओलियम जो है यहाँ पर सर क्या है, तो ओलियम H2SO4 और SO3 का एक मिला हुआ भाग है, एक मिक्सचर होता है, ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रहेगा। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा गया था, ओलियम का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा था, ओलियम का रासायनिक सूत्र बताइए। तो ओलियम का रासायनिक सूत्र देखिए बी में क्या दिया गया है, बी पढ़िए H2SO7 जो है H2SO7, बी इसका आंसर हो जाएगा H2SO7 इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ओलियम। ओलियम का सूत्र हो जाएगा आपका, ओलियम का केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपको ध्यान भी रखना है कि ओलियम जो है क्या रहता है H2SO4, ओलियम के किसका किसका था अभी आपको लिख रहे थे, H2SO4 और SO3 का मिक्सचर है, H2SO4 और SO3 का मिला हुआ भाग होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ओलियम के बारे में क्या क्या, कि ओलियम का सूत्र क्या होता है सर, तो ओलियम का सूत्र H2 और O3 होता है, ये ध्यान रखना फर्स्ट में। सेकंड आपको ध्यान रखना है कि ओलियम किसका किसका मिक्सचर है, तो एक होता है H2SO4, आप सुने होंगे H2SO4 और प्लस में SO3, जैसे ही दोनों को मिलाइएगा आपको ओलियम है ना, ओलियम बनेगा। और आपको ओलियम के बारे में पढ़ना भी आ गया, आपको ओलियम के बारे में क्या पढ़ना है कि ओलियम का निर्माण किस विधि द्वारा होता है, तो आपको ध्यान रखना संपर्क विधि द्वारा, कंटेक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि द्वारा हम लोग ओलियम बनाते हैं। संपर्क विधि आपको 12th में ही पढ़ना है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा है ना, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 में आएगा, ऑक्सीजन फैमिली जो है ना उसमें, कि ओलियम बनाने की विधि को का वर्णन कीजिए, या संपर्क विधि द्वारा ओलियम का निर्माण किस प्रकार किया जाता है वो आपको मिलेगा। तो ओलियम के बारे में इतना सारा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिए, ठीक है। पूछा जाए ओलियम का सूत्र, तो सबसे पहले क्या आपको बताना है, तो ओलियम का सूत्र जो रहेगा सर आपको यहाँ ये बताना है कि H2SO7 होता है, H2SO3 नहीं H2SO7 कह रहे थे, H2SO7 है किसका किसका, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि H2SO4 और SO3 का मिला हुआ भाग होता है। ओलियम का निर्माण किस विधि द्वारा करते हैं सर, तक किस विधि द्वारा है, संपर्क विधि द्वारा। चलिए ओलियम के बारे में आपको कंप्लीट हो गया वो इसमें कंप्लीट हो गया ओलियम के बारे में। तो ओलियम का केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा सर, तो ओलियम का केमिकल फॉर्मूला आपको यहाँ से ध्यान रखना है H2SO7 आपका ओलियम का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, हरा थोथा का क्या होता है सूत्र, रासायनिक सूत्र आपको चाहिए, ग्रीन विट्रियोल इसको कहते हैं। चलिए ग्रीन विट्रियोल है, हरा थोथा है, देखिए नाम है इस तरह से है ना, थोथा नाम है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए, पूछता भी है इसको। चलिए ग्रीन विट्रियोल, हरा थोथा का क्या रहेगा इसमें, तो आपको ध्यान ही रखना, हरा थोथा का इसमें आपको सूत्र आपको बता रहे हैं, इसमें कई प्रकार के हैं, इसमें सबसे पहला ग्रीन विट्रियोल है। इससे पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पर देख लीजिए पहले, ऐसे इसका सूत्र जो रहेगा ग्रीन विट्रियोल का यहाँ पर है, ए आयरन वाला जो कंपाउंड होता है, आयरन का एक कंपाउंड आपको ये FeSO4 7H2O दिया है, तो FeSO4 देखिए पहला जो है FeSO4 और 7H2O जो आपको दिया गया है, ये आपको ग्रीन विट्रियोल का सूत्र होता है, ग्रीन विट्रियोल। एक कॉपर CuSO4 और 5H2O, बी जो ऑप्शन आपको देख रहे हैं आराम से देख लीजिए, बी वाला ऑप्शन CuSO4 5, इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं। नाम क्या देते हैं सर, इसको ब्लू विट्रियोल कहेंगे, नाम क्या देंगे इसका, तो इसका नाम हम लोग देते हैं ब्लू विट्रियोल, नाम ध्यान रहेगा, CuSO4 वाला को हम लोग ब्लू विट्रियोल कहेंगे। और ये जो आपका व्हाइट विट्रियोल होता है ZnSO4 वाला को हम लोग व्हाइट विट्रियोल कहेंगे, ठीक है। ZnSO4 वाला का नाम क्या देते हैं, तो ZnSO4 जो है सर उसका नाम हम लोग देते हैं व्हाइट विट्रियोल, ध्यान रहेगा आपको, व्हाइट विट्रियोल इसको कहेंगे। ZnSO4 जो आपका है यहाँ पर व्हाइट विट्रियोल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बताइए ये FeSO4 क्या हुआ, तो इसको FeSO4 क्या रहता है सर, ये आपको ध्यान रखना। तो FeSO4 एक बार देखिए आराम से क्या क्या है, FeSO4 वाला को आपको बोले थे क्या, तो हरा थोथा होता है ना, ग्रीन विट्रियोल आपका होता है ना, इसमें ग्रीन विट्रियोल आपको ध्यान रखना है, ग्रीन विट्रियोल में कौन हो जाएगा, FeSO4 आपका ग्रीन हो गया। CuSO4 क्या होता है सर, अभी कह रहे थे ब्लू विट्रियोल होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू हो गया है ना, नीला। और ये बताइए ZnSO4 क्या होता है सर, तो यहाँ पर होता है व्हाइट विट्रियोल। तीनों आपको ध्यान रखना है, तीनों का सूत्र आपको ध्यान रखना है ना, तीनों का सूत्र आपको ध्यान रखना, याद रहेगा। चलिए अब यहाँ पर आगे हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर हरा थोथा की बात क्या था, तो हरा वाला में कौन रहेगा, तो आपको ध्यान रखना कि हरा वाला में हो जाएगा आपका, यहाँ पर हरा वाला में FeSO4 कौन सा होगा सर, FeSO4
और यहाँ पर आपका हो जाएगा 7H2O, ये हो जाएगा आपका FeSO4 और 7H2 हो जाएगा आपका हरा वाला। ठीक है, चलिए कंप्लीट आपको हो गया होगा। अब एक कंप्लीट हो गया है, तब आगे इसमें बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है। यहाँ पर सबसे पहले इसको पूरा कर देते हैं। इसमें क्या था, यहाँ आइए, कहा गया था हरा तोता का सूत्र आपको चाहिए था नहीं, तो इसमें बताइए ग्रीन विट्रियोल का चाहिए। तो ग्रीन विट्रियोल में क्या हो जाएगा, FeSO4 7H2O, ब्लू विट्रियोल। आपको सबको ध्यान रखना है ना, सबको आप ध्यान, निश्चित सबको ध्यान रखिए आप। चलिए अगेन अगला क्वेश्चन क्या है जो देखते हैं। यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा आकार वाला कौन इसमें है जो आपको बताना है ना। लार्जेस्ट साइज इन फॉलोइंग, लार्जेस्ट साइज जो है, सबसे बड़ा आकार किसका है। तो सबसे बड़ा आकार में, अच्छा यहाँ पर दिया गया है SP, आप खुद समझिए, SP है, SP2 है, एक आपको SP3 दिया गया है ना। हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़े होंगे, प्रसंकरण क्या क्या यहाँ पर है सर, SP SP2 और SP3, SP SP2 और SP3 है। आप ये समझिए, इसमें एक एस एक पी है, इसमें एक एस और 2 पी आ गया और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। एक एस और 3 पी इसमें आ गया है, तो SP3 का आकार सबसे बड़ा रहेगा। इसका से इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें इसका आकार सबसे बड़ा है। सबसे छोटा आकार किसका रहेगा सर, SP का। सबसे बड़ा आकार किसका रहेगा, SP3 का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या क्या हुआ है सर। तो एक SP है, एक SP2 आपका है, एक SP3 है। इसमें सबसे छोटा आकार SP का होगा और सबसे बड़ा आकार जो होगा SP3 का आकार सबसे बड़ा रहेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए अगर यहाँ तक में दिक्कत नहीं है, तब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसमें ये कहा गया था, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें कहा गया था कि सबसे बड़ा साइज किसका है ना, द लार्जेस्ट साइज इन फॉलोइंग, सबसे बड़ा किसका रहेगा, तो SP3 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग को है, 11 नंबर। हाँ एक बात ध्यान रखना है, ये जो भी आपको बताया जा रहा है 12th की केमिस्ट्री है, जो इस एग्जाम देने वाले हैं, ये निश्चित इसको देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सारा क्वेश्चन है ना, 12th के लिए है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया आप देख लीजिए। क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है, क्वेश्चन में जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन फॉलोइंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम किसका होता है। तो आपको पता है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है, पॉलिंग स्केल आप पढ़े होंगे, फोन हाइड्रोजन बंधन का भी निर्माण करता है, इसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है आपका फ्लोरीन होता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आप सबको सुना हुआ क्वेश्चन होगा, अरे बड़ी है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक होता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसके पास डी ऑर्बिटल नहीं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा समझिए इसको। निम्नलिखित में से किसके पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है। अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप कि डी एटॉमिक ऑर्बिटल किसके पास होता है, किसके पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होता है। चलिए सबसे पहला चीज तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो आपका है ना, एटॉमिक नंबर जो आपका है वो 1 to 10 रहा, 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक, तो इसके पास कोई डी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर 10 तक अगर आपको परमाणु संख्या याद है, तो आप ये समझ लीजिए कि 1 से 10 तक वाला में किसी के पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होता है। और सेकंड आपको ये ध्यान रखना है सर कि अगर 10 से कहीं आगे बढ़ा है ना, अगर 10 से कहीं आगे बढ़ गया, तो 10 से अगर कहीं अधिक हो गया सर, 10 से अधिक है ना, तो उसके पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाएगा। अगर 10 से अधिक परमाणु संख्या हुआ तो उसके पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 10 से अधिक वाला के पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, और 10 जो है 10 तक में, 1 से लेकर 10 तक जो परमाणु संख्या है उसके पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होता है। ध्यान रहेगा, डी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होता है। चलिए तो अब आपको इसमें ये बताना है कि इसमें से किसके पास जो है सर डी एटॉमिक ऑर्बिटल है, किसके पास नहीं है। आपके पास क्वेश्चन यहाँ था, देख लीजिए क्वेश्चन ये है। चलिए इंग्लिश में लिखा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोंट या डू नॉट कंटेन डी एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन जो है इसके डी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, तो बताइए किसके पास नहीं है। तो आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तब आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। 1 से लेकर 10 तक के पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल होता ही नहीं, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। आपको ऐसे याद होगा क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर आई थिंक 35 है ना, 35 होता है, और फास्फोरस का 15 होता है। तो ये बताइए, आपको यहाँ पर ये बताना है सबसे पहले कि किसके पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसका तो 15 हो गया सर एटॉमिक नंबर, इसका तो आपको पता है कि 35 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, इसका 1 होता है। तो 10 से कम किसका, हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन के पास कोई डी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होगा।
यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगेन अगला क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? चलिए जल्दी से बताइए अनुचुंबकीय कौन है? अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक आपको चाहिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? कौन पैरामैग्नेटिक है जो आपको बताना है। चलिए पैरामैग्नेटिक इसमें कौन रहेगा? तो देखिए आपको पैरामैग्नेटिक का डायमैग्नेटिक पहचानने का आप तरीका पढ़े होंगे, है ना, जो अब 12th में है, आई थिंक आप लोग को 11th में ही बताया गया होगा। और पैरामैग्नेटिक का डायमैग्नेटिक में हम लोग करते क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ये सम संख्या हो गया तो डाया हो जाता है, D4 डाया डी। और अगर ये विषम संख्या हुआ सर, है ना, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं और ये आपका बन जाता है विषम संख्या, तो विषम वाला में पारा आपका हो जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये सेम काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं। और एक कुछ अपवाद था, वो अपवाद को भी आपको ध्यान रखना है। O2 B2 N2 2 माइनस और NO माइनस याद होगा आपको। यहाँ पर अपवाद में क्या था सर, तो अपवाद में कंडीशन ऐसा कुछ था जो समझ लीजिए, अपवाद वाला जो कंडीशन है उसको समझ लेते हैं। तो अपवाद वाला में क्या क्या है, तो अपवाद में यहाँ पर समझिए, एक O2 है, B2 है, N2 2 माइनस है और एक आपका होता है NO माइनस, ये सब है ना O2, है ना, कौन सा है O2, आपको ध्यान रखना O2 यहाँ पर है। चलिए O2 यहाँ पर लिखा गया है आपका, ये है O2, ये वाला एक O2 है, B2 है, N2 2 माइनस, NO माइनस, NO माइनस, ये सब के सब होता है पैरामैग्नेटिक। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, आपको जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है उस ऑप्शन में थोड़ा आराम से आप देख लीजिए, उस ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा O2 यहाँ पर है तो O2 क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक है। ऑप्शन आपका आंसर हो गया है, O2 पैरामैग्नेटिक रहेगा। ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका सम आएगा, फिर भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, आपको पता है। चलिए इसमें कौन सा आंसर हो गया, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगेन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए KMnO4 एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड यहाँ पर आपका होता है, आपके सिलेबस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपका KMnO4 है। KMnO4 KMnO4 जो है, इसमें कहा है कि एमएन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या चाहिए होगा आपको, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एमएन इन KMnO4। चलिए तो KMnO4 का कितना, ऑक्सीजन का आप -2 जानते हैं, तो अगर ऑक्सीजन का आप -2 जानते हैं तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का अगर -2 इसमें 4 से गुना कीजिए तो -8 हो जाएगा, है ना, आपको पता है कि यहाँ पर -8 हो जाएगा, ये तो -8 हो जाएगा। अब ये समझिए, यहाँ पोटेशियम पहला ग्रुप का एलिमेंट है तो 1 हो जाता है, 1 में से आप 8 घटाइएगा तो 1 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -7। लेकिन -7 आने के बाद इसका चिन्ह चेंज करते थे, है ना, इसका चिन्ह जो है हम लोग बदल लेंगे, तो चिन्ह इसका बदलेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर चिन्ह बदलने के बाद जो आपका आ जाएगा +7। फिर से पोटेशियम का 1 है, इसका इसका आ जाएगा कितना, -2 ऑक्सीजन का, अब -2 इसका है, 4 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। और 1 में से 8 घटाइए तो आएगा -7, -7 का चिन्ह चेंज कर देंगे +7, इसका मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा। KMnO4 एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपके लिए, ध्यान रखिएगा। KMnO4 जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको आपको ध्यान ही रखना है। तो KMnO4 आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, इसी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है। चलिए हाँ, अब ये है आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि KMnO4 में क्या आया। तो सर क्या आया इसमें, तो KMnO4 का में ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपका आया है +7 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, आराम से इसको देखते जाइए। क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, शेयर कीजिए। जो भी 12th में पढ़ने वाला बच्चा, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है और आप इसको रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट करना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखना है इसमें क्या है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको 2 नंबर दिया गया है, वीडियो स्टार्टिंग में ही आपको दिए थे, एक व्हाट्सएप नंबर था और एक कांटेक्ट नंबर था, दोनों में से, है ना, व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कांटेक्ट नंबर उस पर आप कॉल कर सकते हैं। जो भी दिक्कत होता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन रंगहीन है, कलरलेस। कलर किसके पास, जो डायमैग्नेटिक होता है वो कलरलेस होता है। आपको पता है KO2 पैरामैग्नेटिक हुआ, कैसे, तो पोटेशियम का 1 होता है, ऑक्सीजन का 6, तो 6 दूना 12, 12 1 13 हो जाएगा। तो पहला जो कंपाउंड दिया है KO2, उसका तो 13 पैरामैग्नेटिक आ रहा है ना, तो पैरामैग्नेटिक रंगीन होता है। दूसरा जो आपको सेकंड कंपाउंड दिया गया है, जो देख लीजिए सेकंड में आपको कंपाउंड में क्या दिया गया है, जो समझ लीजिए।
सेकंड कंपाउंड क्या है, तो NO2 दिया गया। देख लीजिए सर, यहाँ पर आपका सेकंड कंपाउंड में NO2 है, तो NO2 में क्या होगा, नाइट्रोजन का आपको पता है 5 है, ऑक्सीजन का 6 है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 5 यहाँ पर आपका आ जाएगा 17, 12 5 17 यहाँ पर आ रहा। तो ये बताइए 17 भी विषम संख्या है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, मतलब अनुचुंबकीय है, तो ये भी आपको रंगीन ही रहेगा, ये रंगीन हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें बोथ, ये भी तो नहीं होगा, और नॉट, इसमें मतलब नन ऑफ दिस जो है, इसका आंसर आपका डी आ जाएगा। इसमें जो भी है सबके सब रंगीन है, सबके पास कुछ ना कुछ कलर है, तो आपको ये ध्यान रखना कि सबके पास कुछ ना कुछ यहाँ पर कलर है। अब आगे आइए, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, तो इसका आंसर जो रहेगा यहाँ पर आंसर इसका नोट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। CO2 रंगीन होता है, NO2 रंगीन होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है जो समझ लीजिए। तो नेक्स्ट वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए XeF2 यहाँ पर दिया गया आपको। XeF2 में जेनोन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो आपको एक तो विधि आप ऐसे आपको पता होगा, एक जो विधि है वो XeF2 आपको कंपाउंड दिया है, तो देखिए एक जो विधि आपका होता है XeF2 है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं XeF2, ठीक है, XeF2 एक है। तो XeF2 में आप कैसे कीजिएगा जो समझ लीजिए। तो XeF2 के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, स्ट्रक्चर अपनाइएगा। सर कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, तो देखिए जेनोन में आपको पता है कि जेनोन का स्ट्रक्चर आपको कैसे, यहाँ पर नॉर्मल जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करने वाले हैं, जेनोन है 2 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन इधर दे देते हैं, 1 फ्लोरीन ऊपर दे देते हैं, 2 फ्लोरीन हो गया। जेनोन के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनोन के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 में से 2 बॉन्ड बनाया है, 1 फ्लोरीन इधर 1 फ्लोरीन इधर, तो 2 बॉन्ड बना लिया है, तो कितना बॉन्ड बच गया सर जो बताइए। तो इसमें सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 8 में से 2 बन चुका है, तो बचा कितना, 6। 6 का जोड़ा कितना होगा जी आपको बताना है। तो 6 का जो जोड़ा रहेगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है, 6 का जो जोड़ा आपका रहेगा, यहाँ पर जोड़ा में आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि 3 जोड़ा हो जाएगा, 6 का 3 जोड़ा। या अगर आप इससे नहीं बना, अगर ये आप जानते हैं तो ठीक ठाक है। अगर आपको ये पता है कि जेनोन यहाँ पर है, देखिए जेनोन लिखे हैं, 2 फ्लोरीन है तो दोनों फ्लोरीन यहाँ दे दिए हैं। जेनोन के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 में से 2 बॉन्ड बन चुका है, तब बचा है 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 का जोड़ा बनाएंगे तो 3 जोड़ा बनेगा, आंसर 3 हो जाएगा। अगर आपको ये पता नहीं है, मान लेते हैं कि एक आपके सर हमको ये पता नहीं है कोई और विधि, तो एक और विधि आपके पास है इसके लिए। देखिए एक और विधि आपके पास क्या रहेगा जो जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए एक और विधि यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, और विधि कुछ इस तरह से रहेगा, समझिए क्या है। यहाँ पर देखिए सबको पहले यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एक आप क्या कीजिए, इसमें कुछ नहीं, एक नॉर्मल सी प्रक्रिया आप लगा सकते हैं। कौन सी, तो आप ऐसे कीजिए, जेनोन के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आपको पता है, XeF2 में फ्लोरीन 2 गो यहाँ दिया, देखिए यहाँ पर 2 फ्लोरीन दिया है, तो 1 फ्लोरीन का 7 होता है, तो 2 फ्लोरीन 7 दूना 14 हो जाएगा। दोनों का ऐड करेंगे तो 14 को 8 को 8 4 12 आपको पता है 22 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये लीजिए आपका 22 यहाँ पर हम लिख रहे हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 22 आ गया है। 22 आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 से अधिक हुआ तो उसको 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूना 16, बचा कितना, 6। अब जो नीचे आपको शेष बच गया है सर, इसका जोड़ा लगा देना है, मतलब जोड़ा लगाने का मतलब इसको 2 से डिवाइड कर देना होता है। तो ये बताइए शेष आपका कितना है सर, 6। तो 6 आया है, इसको आप 2 से केवल डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा, और यही आपका 3 आंसर हो जाएगा। ये आपका 3 जो हो जाएगा ये बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो गया, 3। तो इसमें पूछा गया था कि जेनोन पर कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जेनोन पर टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी आएगा, सी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला ये आपको क्लियर हो गया कि XeF2 में जेनोन पर कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन Xe इन XeF2, तो कितना आ जाएगा, 3 इसका रहेगा। यदि आप और कोई विधि जानते हैं इसको बनाने का तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए अगेन, चलो यहाँ पर थोड़ा सा है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सपोर्ट मिले और भी अधिक वीडियो इसमें अपलोड कर पाएँ। अगेन अब आगे देखिए इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या है, PCl5 में फॉस्फोरस का प्रसंकरण क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो आपको ये समझना है कि PCl5 ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। PCl5 जो है, हमको तो ये लग रहा है कि आप PCl5 में डायरेक्ट ध्यान रखिए कि sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, प्रसंकरण sp3d रहेगा।
sp3d इसका प्रसंकरण हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको ध्यान रखिए। PCl5 एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड होता है, और अगर आप निकालना चाहते हैं तो अभी आपको एक विधि बताया था, उसी विधि से आप निकाल भी सकते हैं। कंपाउंड आपका क्या दिया है सर? तो सर PCl5 आपको हम लोग का कंपाउंड है। कंपाउंड क्या है? PCl5। फास्फोरस का कितना होता है बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन? 5। फास्फोरस के बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है, Cl है, क्लोरीन का 7 होता है, 7 इसका होगा और 5 वो है, तब 5 से गुना कर देंगे तो 7 पचे 35 यहाँ पर हो जाएगा। टोटल जोड़ के आपका 40 आ गया है। ठीक है, टोटल जोड़ के कितना आया सर? 40। अगर ये टोटल जोड़ के 40 आया है, तभी आपको बताए थे कि इसको डिवाइड कर देना होता है 8 से, तो 8 पचे 40, 40 यहाँ पर, सॉरी 8 पचे 40 यहाँ पर आ गया है। तो ये बताइए 8 पचे 40 जब यहाँ पर आया तो ये तो कट गया है, बचा आपका 5। 5 का आप कैसे लिखोगे? तब 5 अगर आप लिखना चाहते हैं 5 का, तो लिखेंगे sp3 पहले लिख देंगे। ठीक है, sp3, 3 एक 4 हुआ, एक डी दे दीजिए, तो sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, sp3d आपको इसका प्रसंकरण ध्यान रखना है, हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखना है PCl5 में। PCl5 के बारे में और भी आपको जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। और यहाँ देखिए PCl5 आपके सिलेबस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है। तो आप क्या कीजिए, PCl5 के बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले PCl5 में आपको ध्यान रखना है कि इसका म्यू जो होता है, म्यू बराबर 0 होता है। म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण ध्यान रखिएगा, द्विध्रुव इस तरह से आप लिखो इसको, द्विध्रुव आघूर्ण आपका हो जाए द्विध्रुव आघूर्ण। इसका 0 रहेगा। डाइपोल मोमेंट इसका 0 होता है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ध्यान रखिएगा, अच्छा एक ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, इसमें फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या कितना रहेगा? तो sp3d रहेगा। फास्फोरस का प्रसंकरण sp3d रहेगा। ये सब आपको ध्यान रखना है। इसमें एक्सियल बॉन्ड है, टोरियल, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको 12th में आपको पढ़ाया जाएगा। नहीं, जब आपको क्लासरूम में डिस्कशन होगा या यूट्यूब पर जब है ना इसका डिस्कशन करेंगे, तो उसमें आपको PCl5 के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं क्या है। यहाँ समझो अगला क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, सिचुएशन थोड़ा देख लीजिए क्या था यहाँ पर। चलिए यहाँ देखिए क्या है। PCl5 में आपको बोला था फास्फोरस का प्रसंकरण, तो PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन चाहिए फास्फोरस का, तो sp3d आपको ध्यान रखना है। इस फास्फोरस का PCl5 के बारे में और क्या बताएं? डाइपोल मोमेंट 0 होता है, म्यू 0 होता है इसका, है ना। द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। ऑक्सीकरण संख्या +5 होता है। फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा, +5 आएगा। यहाँ sp3d आपका यह प्रसंकरण हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सारी चीजें आप कॉपी में लिखते जाइएगा। ठीक है, कॉपी में टोटल चीजें लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर आइए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है इसकी लंबाई चाहिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई। अच्छा यहाँ ऑप्शन में देखो छूट गया है कुछ, ये ऑप्शन में देखिए क्या छूटा है। यहाँ एंगस्ट्रम होगा, है ना, 1.4, है ना, इस तरह से 1.54 एंगस्ट्रम है। यहाँ ए के पावर ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा 0 रहता है, सब हमें एंगस्ट्रम लगा देना है। ये 0 ये जो सब हमें एंगस्ट्रम है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ध्यान रखना कि अगर सीसी सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका ये 1.54 एंगस्ट्रम होता है। सी से सिंगल बॉन्ड का क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड वाला का। डबल बॉन्ड अगर सी और सी के बीच डबल बॉन्ड अगर आप दिए हैं, सी और सी के बीच अगर डबल बॉन्ड आप दिए हैं, तो इस डबल बॉन्ड वाला का जो हो जाएगा आपका प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन, जो डबल बॉन्ड वाला का होगा, यहाँ आपको ध्यान रखना थोड़ा। डबल बॉन्ड का जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, सी डबल बॉन्ड, सी हाइब्रिडाइजेशन नहीं, बंधन की लंबाई आपको पूछा, बॉन्ड लेंथ आपको पूछा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं बॉन्ड लेंथ पूछा है ना, बंधन की लंबाई। तो सी सी सिंगल बॉन्ड का आपको ध्यान रखना 1.54 होगा, डबल बॉन्ड वाला का 1.34 होगा, और सी सी ट्रिपल बॉन्ड जो होगा सर, सी ट्रिपल बॉन्ड सी जो रहता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला की जो लंबाई रहेगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी, वो होता है 1.20। ध्यान रहेगा आपको, 1.20 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम जो होता है, या एंगस्ट्रॉम जो आप उसको बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है कितना? 10 के पावर -10 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ आपको एक कंप्लीट हो गया होगा आई थिंक। तो आपको ध्यान रखना है, सीसी सिंगल बॉन्ड की लंबाई आपको पूछा था, तो सीसी जो सिंगल बॉन्ड है सर, इस सिंगल बंधन की लंबाई जो सिंगल बॉन्ड है, इसकी लंबाई क्या हो जाएगा सर? यहाँ देख लीजिए, सीसी सिंगल बॉन्ड की लंबाई अभी आपको बता दिए थे। तो सीसी सिंगल बॉन्ड की जो लंबाई रहेगा, यहाँ ये समझिए, यहाँ पर आइए क्या है। चलिए
से सिंगल बंधन की लंबाई क्या है, तो 1.54 आपको बोले थे, जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है 1.54 एंगस्ट्रम है। डबल बॉन्ड के लिए आपको ध्यान रखना, सी डबल बॉन्ड अगर सी रहा तो 1.34 हो जाएगा, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी रहा तो 1.20 हो जाएगा, है ना। सी ट्रिपल बॉन्ड सी रहेगा तब, सी ट्रिपल बॉन्ड सी रहेगा तब 1.20 एंगस्ट्रम में सारा रहेगा, ठीक है। अब अगेन अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपको कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अगला में, sp3 है ना, sp3 प्रसंकरण का आकार कैसा होता है, साइज आपको चाहिए, sp3 प्रसंकरण का आकार कैसा रहेगा। तो sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है सर, प्रसंकरण आपको पता होगा टेट्राहेड्रल होता है ना, उल्टा छाता, मतलब यहाँ इसका एग्जाम्पल CH4 आपको पता है कि यहाँ कार्बन है और उल्टा छाता जैसे है ना, यहाँ पर कार्बन है, 1 2 3 इधर है, एक ऊपर हो जाता है, उल्टा छाता, जब छाता उलट जाता है उस तरह का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, याद रहेगा आपको टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा टेट्राहेड्रल। sp3 वाला का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, इसका शेप जो है टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहा पीसी, अच्छा अभी आपको बता रहे थे, इसी के बारे में भी जिक्र कर रहे थे, PCl5 का द्विध्रुव आघूर्ण का डायपोल मोमेंट ऑफ PCl5। तो डायपोल मोमेंट क्या होगा सर, अभी आपको बताया थे कि 0 होता है इसका डायपोल मोमेंट, तो आपको 0 ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसमें सबसे बड़ा आकार किसका होगा ने, सबसे बड़ा साइज सबसे बड़ा किसका रहेगा, C4 माइनस से N3 माइनस और O2 माइनस, सबके सब सम इलेक्ट्रॉनिक, अगर ध्यान से देखिएगा ना तो आपको ये लगेगा कि सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक से है, सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, -4 दिया है, तो -4 कहे कि मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको पता होगा कि माइनस जो है मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, जोड़ते हैं, तो कार्बन का 6 है उसमें 4 जोड़ दिए थे, 6 4 10 हुआ, कार्बन का 10 आया है कार्बन वाला का। नाइट्रोजन 3 माइनस है, तो नाइट्रोजन का 7 है, इस पर 3 को माइनस दिया गया है, देख लीजिए, तो 7 हुआ, 3 को माइनस मतलब 3 को जोड़ देंगे, तो 7 3 10, इसका भी हो जाएगा, है ना, यहाँ पर भी आपका 10 आ जाएगा। तो यहाँ नाइट्रोजन पे भी 10 है, ऑक्सीजन का 8 होता है, उस पर 2 को माइनस दिया गया, आप आराम से देख लीजिए, ऑक्सीजन पर 2 को माइनस यहाँ दिया गया है, तो जब 2 माइनस ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 माइनस मतलब 2 जोड़ेंगे, तो 8 + 2 बराबर यहाँ पर भी आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो आपको पता है कि जब सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाए, है ना, सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बराबर होता है तो उस स्थिति में जिसका परमाणु संख्या सबसे कम उसका आकार सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, जिसका परमाणु संख्या सबसे कम उसका आकार सबसे बड़ा। तो सबसे कम परमाणु संख्या है किसका, कार्बन का 6 होता है सबसे कम, इसका 7 है, इसका 8 है, तो इसका सबसे कम हुआ कार्बन का था, कार्बन का आकार सबसे बड़ा हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए आपका आएगा, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। तो अच्छा विद्युत ऋणात्मकता बोला है, तो आपको पता है कि स्केल में फोन है, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, तो फ्लोरीन नहीं है इसका मतलब ऑक्सीजन भी रहेगा, तो फ्लोरीन नहीं दिया इसका मतलब ऑक्सीजन आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा सब इसमें फोन जो है आपको ध्यान रखना, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, फ्लोरीन अगर नहीं दिया है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगा, और ऑप्शन ए में आपको ऑक्सीजन दिया है, इसका आंसर ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 के बाद अगला क्वेश्चन 23 पे चलते हैं, और 23 समझिए क्या क्वेश्चन है, कहा गया है फ्लोरीन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, क्यों, क्योंकि, है ना, आप आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि जो अभी आपको कह रहे थे कि फोन FON हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है, एक आ गया कि फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, है ना, पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ, क्यों, ये सब हाइड्रोजन बंधन का निर्माण क्यों करता है। तो आपको पता होगा कि इसमें हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बड़ी ज्यादा होना चाहिए, काफी अधिक होनी चाहिए, तो सबका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफी अधिक होता है, और साथ साथ आकार भी छोटा होता है। आपको पता है कि वही तत्व जो है हाइड्रोजन बंधन में पार्टिसिपेट करता है, हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है, जो यहाँ पर क्या करेगा, जिसका आकार सबसे, है ना, आकार छोटा होना चाहिए और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफी, आकार छोटा होना चाहिए और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है काफी अधिक होना चाहिए। तो है ना, पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है विद्युत ऋणात्मकता अधिक होनी चाहिए, सबसे अधिक होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और दूसरा में आपको ये बात इसमें ध्यान रखनी है कि इसका आकार जो है सर, ये आकार छोटा होना चाहिए, और होता भी यहाँ पर है, ये दो चीजें हैं, इसी दो कारण से कोई भी एलिमेंट है ना हाइड्रोजन बंधन में पार्टिसिपेट करता है, विद्युत ऋणात्मकता काफी अधिक और आकार काफी छोटा। तो ये बताइए इसका कौन सा आंसर आपको सटीक लग रहा है, कौन सा इसका आंसर है जो इसका आपको सटीक लग रहा है, ये लग रहा है कि नहीं सर ये परफेक्ट इसका आंसर है, तो बताइए कौन सा आंसर आपके लिए इसमें सटीक है।
फोन दैट टेक्स पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ, क्यों? तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन वास्तव में होना चाहिए, एंड स्मॉलर इन साइज, साइज छोटा था, ये आंसर इसका हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफी अधिक और साइज सबसे छोटा। ठीक है, तो 23 का आंसर ये रहेगा। इधर देखिए बी, हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दिया है, बिगर इन साइज दे दिया है तो गलती हो जाएगा। लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा ही नहीं, लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा ही नहीं, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वेस्पर थ्योरी। यहाँ देखिए कि इंपॉर्टेंट है, वेस्पर थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेस्पर थ्योरी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आपका सही है, जो आपको बताना है। वेस्पर थ्योरी के अनुसार कौन है ना, कौन सा विकर्षण का परिमाण सही है। नहीं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या लिखा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। चलिए तो वेस्पर थ्योरी के अनुसार जो सब क्या मतलब कौन सा सही है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा लोन पेयर, पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। लोन पेयर रिपल्सन सबसे अधिक होता है, इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, इसके बाद बॉन्ड पेयर होता है। अभी क्या है जो समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या है, देखिए जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको पता है किस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो लोन पेयर के बीच जो रिपल्सन होता है वो सबसे अधिक होता है, इस सबसे अधिक रिपल्सन यहाँ रहेगा, सबसे अधिक विकर्षण रहेगा। क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो जब दोनों में इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को विकर्षण करेगा, तो इसमें सबसे अधिक लोन पेयर वाला होगा, सबसे अधिक लोन पेयर वाला होगा। सेकंड रिपल्सन कौन रहेगा सर, तो पहला तो लोन पेयर हुआ, सेकंड में होता है एलपी और बॉन्ड पेयर। बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन दो होता है ना, बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है और लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर भी रिपल्सन होगा, तो दूसरा नंबर पर ये आता है। और तीसरा नंबर पर बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी एक दूसरे को विकर्षित करेगा, तो इस सबसे कम यहाँ पर विकर्षण होता है सर, ये ध्यान रखना, सबसे कम विकर्षण होता है। तो सबसे अधिक विकर्षण कहाँ रहेगा ये वो बताइए, तो सबसे अधिक विकर्षण लोन पेयर में होगा। कहाँ रहेगा, सबसे अधिक लोन पेयर में विकर्षण होगा, सबसे अधिक जो है आपका लोन पेयर में रिपल्सन सबसे अधिक होगा, है ना। विकर्षण लोन पेयर में सबसे अधिक आपका होने वाला है, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अब आइए, तो सबसे अधिक हो जाएगा लोन पेयर में, दूसरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रहेगा, तीसरा बॉन्ड पेयर में सबसे कम होगा। ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर ए। ऑप्शन कौन सा रहेगा सर, तो ऑप्शन आपका यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बन गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोन पेयर ध्यान रखिए, वेस्पर थ्योरी के अनुसार एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि वेस्पर थ्योरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है। वेस्पर थ्योरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकर्षण परिमाण सही है, तो कौन सा विकर्षण परिमाण आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान रखना, ये आंसर हो जाएगा लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और सबसे कम बॉन्ड पेयर में। चलिए अगेन, N2 का बंधन क्रम क्या होता है, बंधन क्रम मतलब दोनों के बीच उपस्थित बंधन। तो बताइए 2 नाइट्रोजन के बीच 3 बंधन बनता है, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, बंधन क्रम 3 हो जाएगा, दोनों के बीच कितना बंधन है, 3 बंधन है, तो 3 हो जाएगा। और 3 नाइट्रोजन आपको पता है कि 3 बंधन होता है। अगेन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनर्ट गैस का क्या होता है, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इनर्ट गैस का भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ही नहीं, मतलब कोई ऊर्जा का लॉस नहीं करेगा, आंसर आपका 0 हो जाएगा सी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होता है। चलिए अगेन, HF का गलनांक क्वथनांक सबसे अधिक होता है का है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज हाई बिकॉज, क्यों ऐसा कहे है कि HF का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। आपको पता है कि फोन हाइड्रोजन बंधन बनाता है ना, एन लिखे हैं, फोन यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, और जो हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बड़ी ज्यादा होता है। तो HF जो है इसमें फ्लोरीन है और इसमें हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन बंधन बनेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। यहाँ सॉलिड फेज में नहीं, लिक्विड फेज में होता है। वीक वांडरपाल नहीं, वीक वांडरपाल जो लगता है वो गैसेस फेज में लगता है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सी आंसर। हीरा में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा, हीरा में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण, चलिए आपको पता है तो आप बता सकते हैं, और नहीं पता है तो आप ध्यान रखिए कि हीरा में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण sp3 होता है। अभी एक बेंजीन में आया था sp2 आपको याद होगा, और हीरा में sp3 होता है, आप ध्यान रखिएगा sp3। ठीक है, हीरा में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण जो है आपका sp3 हो जाएगा। अगला, जेनॉन के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जेनॉन, तो आपको पता है कि 8 होता है, अभी पीछे भी डिस्कस किए हैं, इसका 8 रहेगा। अगला, न्यूट्रल सब्सटेंस इसमें से कौन है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो न्यूट्रल सब्सटेंस होगा, न्यूट्रल सब्सटेंस इसमें कौन है, ये तीनों आपका न्यूट्रल सब्सटेंस होता है सर, आप ध्यान रखिए, उदासीन होता है CO है ना, NO,
और एक है N2O जिसको लाफिंग गैस आप बोलते हो, N2O। ये तीनों का तीनों आपका न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोई ना कोई आपको आएगा ही इसमें, ये ध्यान आपको रखना है, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें आएगा ही। न्यूट्रल सब्सटेंस में कौन कौन है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रल सब्सटेंस कौन कौन होता है। तो तीनों आपका न्यूट्रल है, CO है, NO है, N2O है, CO NO L2O। आंसर इसका कौन हो जाएगा, ऑल। ऑल मतलब सभी, ठीक है। आपको ध्यान रखना CO NO और N2O को हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, ध्यान रखना, लाफिंग गैस याद रहेगा, लाफिंग गैस इसको कहते हैं। चलिए अगेन अब हम लोग आगे देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन क्या है जो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, कौन एक ऑक्सीकरण, केवल एक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, यूनिक ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा इन देयर कंपाउंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए यूनिक ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स। चलिए तो कौन सा है, आपको पता है फ्लोरीन जो है केवल एक ही दर्शाता है, क्योंकि इसके पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है। और डी के बारे में अभी भी डिस्कस किए हैं, डी के बारे में आपको पता है कि डी एटॉमिक ऑर्बिटल 10 से अधिक वाला में नहीं होता है ना, तो 10 से कम वाला में होता है। फ्लोरीन का 9 है, तो ये फ्लोरीन के पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होता है, यूनिक दर्शाएगा, केवल -1 ही दर्शाता है, यूनिक रहता है, इससे अधिक नहीं हो पाएगा। यूनिक कहने का मतलब एक ही इसका रहेगा, केवल -1, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। चलिए तो इसका आंसर फ्लोरीन हो जाएगा। अगला सी सिंगल बॉन्ड सी को तोड़ने में आवश्यक ऊर्जा चाहिए आपको, बॉन्ड डीएसोसिएशन एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी। तो इसका बॉन्ड डीएसोसिएशन एनर्जी आपको बताना है। तो इसका बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी रहेगा, तो इसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा नहीं, केवल 83 आपको जरूरत है। सिंगल बॉन्ड वाला के लिए 83 चाहिए, डबल बॉन्ड है तो 2 का गया थोड़ा मजबूत हो जाएगा, तो इसका 183 हो जाएगा, डबल बॉन्ड वाला का 183। और यहाँ पर जो है ट्रिपल बॉन्ड में सबसे अधिक आपको चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड में 199 आपको चाहिए, 199 जो पहला ऑप्शन दिया गया है, तो ट्रिपल बॉन्ड में आपको 199 हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आपको ध्यान रहेगा, तो बताइए सी ट्रिपल बॉन्ड सी में कितना होगा, ट्रिपल बॉन्ड में बताइए। तो पहला ऑप्शन दिया है 99, 199। सी डबल बॉन्ड में कितना हो जाएगा सर, 183, और केवल 83 सी सिंगल बॉन्ड में आपको रहेगा। तो बताइए सी सिंगल बॉन्ड में आपको पूछा है कि बॉन्ड डीएसोसिएशन एनर्जी क्या है, बंधन तोड़ने में आवश्यक ऊर्जा, 183 हो जाएगा सिंगल बॉन्ड वाला का। चलिए अगेन पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आप लोग हैं, यहाँ लाइक कर देना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और है ना दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हम लोग 33 पे पहुंच चुके हैं। पी ऑर्बिटल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। आपको पता है कि पी ऑर्बिटल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन होता है सर, तो पी ऑर्बिटल में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आपका रहेगा, आपको पता है एस में 2 होता है, पता है पी में है ना, आपको 4 जोड़ते जाइए 6 रहेगा, अब केवल 4 जोड़ते जाना और कुछ है नहीं। और इसके बाद आगे बताइए, इसके बाद डी में 4 जोड़िए तो 10 आ जाएगा, एफ 4 जोड़िए 14 हो जाएगा। तो ये है, तो बताइए एस में 2 है, पी में 6 है, डी में 10 हो जाएगा, और एफ यहाँ लिखे हैं तो एफ में आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, एफ में कितना होगा सर 14, तो एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा 14। तो बताइए इसमें पी में पूछा है, तो पी में कितना होगा 6, तो पी में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका आ जाएगा है ना, अधिकतम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, तो इसमें 6 आपका आंसर हो जाएगा। 33 के बाद चलिए हम लोग 34 देखने वाले हैं। अब निम्नलिखित में किसके पास डी ऑर्बिटल है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डी ऑर्बिटल, किसके पास है। ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ देखिए, फ्लोरीन है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीनों का 10 से कम होता है एटॉमिक नंबर, तीनों के पास होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन में नहीं कर देना है कि किसके पास नहीं है। तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, आपको पता है कि 10 तक में ही होता है, 10 से अधिक वाला में नहीं होता है। तो आपका आंसर एस हो जाएगा। और क्वेश्चन सुधार लेना है, क्वेश्चन में कर देना है किसके पास नहीं है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर कंटेन डी एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन रहेगा, तो सल्फर नहीं लगाना है, यहाँ पर डी नहीं है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में डी एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा सर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में डी एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। ठीक है, सल्फर के पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रहेगा, और ये तीनों के पास रहेगा। आप क्वेश्चन में थोड़ा नहीं लगा लीजिएगा और उसके बाद आप आंसर कीजिएगा, आपका ठीक रहेगा, सल्फर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर है तो ऑक्सीजन, सल्फर है, सॉरी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बंधन क्रम का अधिकतम मान कितना होता है, आपको पता है बंधन क्रम का अधिकतम मान 3 होता है, तो 3 आंसर हो जाएगा। अगेन एक और क्वेश्चन है, सोना जो है, सोना का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है अपने कंपाउंड में, जिसका +1 होता है, ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोना का +1 होगा। NO2 क्या होता है, आपको पता है पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, जब निकालेंगे तो इसका 5 होगा,
है ना, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का कितना होता है 6, 6 दूना 12 है ना, ऑक्सीजन का 6 हो जाएगा, तो 6 दूना 12, ऑक्सीजन 2 को दिया है तो 6 दूना 12, 12/17 विषम संख्या आया है, इसका आंसर पैरामैग्नेटिक हो गया। अगेन आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन विभव किसका, आपको पता है हीलियम, अभी पीछे ही बोले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम, सी आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक किसका रहेगा हीलियम का, और इसका आंसर जो आपका रहेगा सी। ठीक है, क्लियर हो गया है, हीलियम का हो जाएगा सबसे अधिक आयनन विभव, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियोडिक टेबल, तो हीलियम का आ जाएगा। चलिए अगेन देखते हैं, कमरे के ताप में नाइट्रोजन क्या होता है, N2 आपको पता है कि 3 बंधन है, तो हाईली स्टेबल होता है, स्टेबल नहीं कहेंगे, हाईली स्टेबल है, मोर एंड मोर स्टेबल है, आंसर सी हो जाएगा, मोर एंड मोर स्टेबल, हाईली स्टेबल इसको कह देते हैं। ठीक है, हाईली स्टेबल, सी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगेन अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र आपको बताना है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र COCl2 हो जाएगा, COCl2 ये आंसर हो जाएगा 40 का ये हो जाएगा। शुष्क बर्फ क्या होता है, ध्यान रखिए, CO2 को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं, अगर आप जानते हैं तो बड़ी अच्छा है। CO2 को बोलते हैं क्या सर, शुष्क बर्फ, CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं, ध्यान रहेगा, शुष्क बर्फ कहते हैं CO2 को। हाँ, वायु का मुख्य अवयव क्या, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है, वायु का मुख्य अवयव कौन कौन सा होगा, तो वायु का ध्यान रखिएगा आप, मुख्य अवयव जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मुख्य अवयव आपका है। क्यों, आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है 78% होता है, 21% आपका हो गया ऑक्सीजन, और 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मुख्य अवयव में ये आपका हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, वायु में मुख्य रूप से ये 3 गो है। ठीक है, मुख्य रूप से 3 गो है, याद रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपको ध्यान रखना, ये ऑप्शन हो गया। शुष्क वायु में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है, ये कह रहे थे 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है, 78% नाइट्रोजन होता है, आपको ध्यान रखना है, तो 21% आपका आंसर हो जाएगा ए। अगेन अगला, भूपर पट्टी में लगभग कितना प्रतिशत जो है ना ऑक्सीजन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भूपर पट्टी में कितना, तो ये होता है 46.6%, ये आपको पूछता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। भूपर पट्टी में पर्यावरण में ऑक्सीजन कितना है, तो 21%, लेकिन पृथ्वी सतह पर कितना है, भूपर पट्टी मतलब अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे कितना रहेगा, तो 46.6% हो जाएगा। और सबसे अधिक कौन रहता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कि बताइए भूपर पट्टी पर अर्थ सरफेस पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है, कौन सा है, तो ऑक्सीजन होता है, ध्यान रहेगा, ऑक्सीजन। चलिए, तो ऑक्सीजन भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 46% हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चैनल को है ना यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए इसको, जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर अगेन है, यहाँ समझिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस, आपको पता है N2O, पीछे भी कई बार बोले हैं, N2O जो है ये लाफिंग गैस होता है। ठीक है, तो अब है ना, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ पर आप PCM एजुकेशन सेंटर पर थे, PCM क्लासेस के C2 चैनल पर एजुकेशन सेंटर पे हैं, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो अब इसको रहने देते हैं, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगने से नहीं होगा, इसको आप कंप्लीट कीजिए, है जो भी इसमें दिया गया है, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट इसमें कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है। सेकंड वीडियो हम लोग के साथ हम लोग जल्द मिलेंगे। ठीक है, रहने देते हैं इसको।